हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल हर्ष पाठशाला। हम लोग ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करा था। और आज के क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन जो नेक्स्ट होगा वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक से ओवरऑल 50 क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मैंने बताया था क्या कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और काफी रिपीटेड ये क्वेश्चन है। आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन द नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के नंबर पे ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, ऑप्शन आपका क्या क्या है? नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीजेस, रिमेन्स सेम, और एक डी दिया हुआ है नन। बोल रहा है क्या कि आरबीसी का नंबर बढ़ता है, घटता है, या कोई उस पर चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। और एक डी तो नन था। तो देखो, मैंने ब्लड वाले क्लास में बताया था क्या, जब आरबीसी पढ़ा रहा था, तो जैसे मैंने ये बना दिया क्या चाहिए, एक हिली एरिया या ऑल्टीट्यूड को दिखाने के लिए, ठीक ना, एक माउंटेन का पार्ट बना दिया। सपोज करो क्या कि कोई इंसान रह रहा है एक मैदानी इलाका में, नीचे रह रहा है उसके फुटहिल पे रह रहा है, और एक रह रहा है कहाँ पे, वो हिली एरिया में रह रहा है, ठीक ना, ऊंचाई पे रह रहा है। तो जब हम जाते हैं कहाँ, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है आरबीसी पे। तो देखो, मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट बढ़ता है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, धीरे धीरे कमते जाता है। ठीक, अगर हाइट बढ़ेगा, ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे कमते चल जाएगा। ठीक ना। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को गेन करने के लिए वहां पे आरबीसी का, चाहे कहो आरबीसी, चाहे कहो आप हीमोग्लोबिन, इसका प्रोडक्शन, इसका नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डैश द आर बॉडी और ब्लड प्रेशर। देखो, हमारे बॉडी में जो ब्लड एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो कहलाता है क्या, ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो पूछा क्या कि ब्लड प्रेशर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया एक इंसान, ठीक, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये ब्लड क्या करेगा, इसके बॉडी पे जो है एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक ना। जैसे मैंने क्या बताया था कि ब्लड जो है वो हमेशा कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसमें आर्टरी, वेन और कैपिलरी आता है। और ये क्या करेगा, इसके वॉल पे, इस ब्लड वेसल्स पे एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो इंसान का अगर देखें तो इसके बॉडी पे क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ क्या हो रहा है, एक प्रेशर लग रहा है। और इस बाहर से अगर एटमॉस्फेयर से इसके बॉडी पे देखें तो क्या प्रेशर लग रहा है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पूछा ज्यादा जो पावरफुल होगा, ज्यादा कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, या जो इसके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो ज्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या चाहिए, ब्लड प्रेशर। अब देखो, इससे एक जुड़ा हुआ फैक्ट हम बताते हैं कि जैसे क्लाइंबर्स होता है, जो पर्वतारोही होता है, जो माउंटेन पे जाता है, पर्वत पे जाता है, तो हाइट बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो घटेगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, वो क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए कभी कभी क्या देखा जाएगा क्लाइंबर्स में कि हाइट पे जाने के बाद उसके नाक से जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि ब्लड प्रेशर जो रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होता है। तो देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द वाटरी फ्लूइड इन विच ब्लड सेल्स फ्लोट। एक हमको वाटरी फ्लूइड का नाम बताना है, एक फ्लूइड का नाम बताना है जिसमें ब्लड सेल्स फ्लोट करते रहता है, तैरता रहता है। देखो, अगर हम बोले क्या कि ब्लड, जब मैंने ब्लड पढ़ाया था तो बताया था क्या कि ब्लड का दो पार्ट था। एक जो लिक्विड पार्ट था वो कहलाता था प्लाज्मा, ठीक, और जो सेकेंड पार्ट था उसका क्या, वो कहलाता था ब्लड सेल्स, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों आता था। अगर हम बोले प्लाज्मा, तो प्लाज्मा बोलेंगे तो सिर्फ प्लाज्मा आएगा, उसमें ब्लड सेल कोई भी नहीं आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नहीं आएगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, सेरम है, प्लाज्मा है, ब्लड है, और लिम्फ है। देखो, सेरम तो होगा नहीं, क्योंकि सेरम का मतलब क्या होता है कि जब प्लाज्मा से हम एक क्लोटिंग फैक्टर को हटा देते हैं जिसको फाइब्रिनोजेन कहा जाता है, तो वो पार्ट कहला जाता है क्या चीज, सेरम। तो वो प्लाज्मा का पार्ट था, सेरम क्या है, प्लाज्मा का पार्ट है। प्लाज्मा में से जब हटा दिए फाइब्रिनोजेन को तो वो सेरम कहला गया। तो इसमें ब्लड सेल तो आया नहीं। ठीक, अगर हम बोलते हैं लिम्फ, तो लिम्फ खैर दूसरा चीज है, उसको फिर एक क्लास में हम बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे क्या, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाएंगे, तो उसमें ये डिस्कस कर देंगे फिर से। एक बच्चा क्या चाहिए, ब्लड। जब हम ब्लड का बात करते हैं तो ब्लड में ये दोनों चीज आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बिल्कुल, वो होगा क्या, ब्लड, ना कि होगा प्लाज्मा या सीरम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव
अगर वार्म ब्लडेड, आपने सुना होगा क्या चीज, एनिमल्स दो तरह का होगा बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एक होता है वार्म ब्लडेड और एक होता है क्या, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मल एनिमल भी कहा जाता है और कोल्ड ब्लडेड को कहा जाता है क्या, पोइकिलोथर्मल एनिमल। तो देखो, वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म खून वाला जानवर, और एक होता है ठंडे खून वाला जानवर जानवर। तो इसमें क्या कह रहा है कि ब्लड जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होगा, वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर होगा, वार्म ब्लड होगा, या ब्लड मोर देन 7% ऑफ बॉडी वेट। तो देखो, उसमें बोला क्या कि जो बॉडी उसका टेम्परेचर होगा उसका, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा या हमेशा बदलते रहेगा, या उसका जो खून होगा वो गर्म होगा, या एक बोला क्या कि ब्लड का जो बॉडी में वॉल्यूम होना चाहिए 7% के आसपास होता है पूरा बॉडी वेट का, उससे ज्यादा होगा। देखो, दो चीज याद रखना कि अगर वार्म ब्लडेड एनिमल है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा कम जाए, माइनस पे भी चल जाए, तो भी बॉडी टेम्परेचर हमेशा उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल बताते हैं ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो मौसम कैसा भी हो जाए, एनवायरमेंट बाहर का कैसा भी हो जाए, 0 डिग्री पे क्यों ना चल जाए, अगर गर्मी है तो 45 डिग्री 50 डिग्री पे क्यों ना चल जाए, बॉडी टेम्परेचर हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक ना। तो अगर ऐसा एनिमल है जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होता है, तो वो कहला जाता है क्या, वार्म ब्लडेड एनिमल। और ऐसा एनिमल जिसका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, तो वो कहला जाएगा कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल एनिमल। अब देखो, इसमें एग्जांपल बता देते हैं कि कौन सा ऐसा एनिमल्स का ग्रुप है जो वार्म ब्लडेड होता है और कौन सा कोल्ड ब्लडेड होता है। तो देखो, याद रखना आप ये वाला बिल्कुल चीज। एक हो गया पीसीज का ग्रुप, पीसीज में क्या आता है, मछली आता है, जितनी भी मछलियां हैं सब इस स्पीसीज ग्रुप में आती हैं। एक नेक्स्ट हो गया एम्फीबिया, ठीक ना, एम्फीबिया जैसे फ्रॉग ये सब हो गया, सैलमेंडर हो गया इसमें। और एक अगर बात करें क्या, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के बाद एक बात करते हैं किसका, एविस, और एविस के बाद एक हो गया मैमेलिया। और ह्यूमन किस में आता है, मैमेलिया में ही आता है, याद रखना। तो ऊपर से जो तीन पार्ट है, कहां से, मिथिला, जिसमें आ गया क्या, पीसीस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये तीनों का तीनों जो ग्रुप होगा ये होता है कोल्ड ब्लडेड। इसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा वेरी करेगा, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और एविस जिसमें बर्ड आता है, पक्षी आता है, और मैमेलिया, ठीक ना, जैसे हो गया क्या, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डॉग हो गया, रैट हो गया, ये सब इसमें आ जाता है। मंकी जिसका जितना भी स्पीसीज रहेगा सब आ जाएगा। मैमेलिया में ह्यूमन भी आता है, ये याद रखना। और ये दोनों ग्रुप कैसा होता है, ये होता है वार्म ब्लडेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि वार्म ब्लडेड एनिमल जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, द आर्टरी विच कैरीज ब्लड टू द किडनी। एक ऐसे आर्टरी का नाम बताना है जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, कहा, किडनी में। कुछ गेस करो आप क्या हो सकता है, किडनी में कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। आपका ऑप्शन क्या है, हिपैटिक आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और एक है रीनल आर्टरी। देखो, टर्म हम लिखते हैं क्या, एक फर्स्ट दिया हुआ है क्या, हिपैटिक, हिपैटिक आर्टरी, सेकंड है कैरोटिड, कैरोटिड, एक है पल्मोनरी, ठीक, पल्मोनरी के बाद एक दिया हुआ है क्या चीज, रीनल आर्टरी। ठीक ना, इतना सारा आर्टरी का यहाँ दिया हुआ एग्जांपल ऑप्शन में। तो देखो, हिपैटिक जो टर्म है ये जुड़ा हुआ है लीवर से, ठीक ना। तो याद रखना, हिपैटिक आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई करेगा, लीवर में करेगा। कैरोटिड जो टर्म है ये जुड़ा हुआ है हमारे ब्रेन से, नेक से जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखना कि कैरोटिड आर्टरी जो भी रहेगा वो ब्रेन में हेड वाले पार्ट में ब्लड को सप्लाई करेगा। पल्मोनरी जो है ये जुड़ा हुआ है हमारे लंग्स से, तो ये जब भी ब्लड सप्लाई करेगा तो वो कहाँ करेगा, वो करेगा लंग्स में। और जो रीनल टर्म है ये जुड़ा हुआ है किडनी से, ठीक ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है क्या, रीनल आर्टरी। अब इसमें याद रखना कि पल्मोनरी को छोड़ के बाकी तीन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी तीन आर्टरी ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या था, एक एक्सेप्शन था जो कि कैरी करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से कहां कैरी करता है, तो वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रेडियस इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर विल। ब्लड प्रेशर क्या होगा, जैसे मैंने बताया क्या कि ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ये ब्लड वेसल्स है जिसमें आर्टरी वेन कैपिलरी आता है, ब्लड वेसल हो गया, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक ना। तो अगर ये ब्लड वेसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, दबता है, तो ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड प्रेशर सेम रहेगा,
डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा, या डी दिया हुआ है नन। देखो जैसे ही इसमें क्या है, इसमें तो ब्लड फ्लो हो रहा है, एक नॉर्मल अभी जा रहा है, इससे ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये दबेगा तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो हमारा रहेगा बढ़ जाएगा। अब एक चीज आपने जनरल लाइफ में नोटिस किया होगा क्या, कि जैसे पाइप होता है जिससे हम पानी या वाटरिंग करते हैं फील्ड में, चाहे वो जो भी प्लांटेशन हमने किया है, प्लांट लगाया है, फूल लगाया है, उसमें जब पानी देते हैं तो जब पाइप को आप क्या करते हो, दबाते हो एक साइड से, उसका एक पॉइंट आप दबाते हो तो ब्लड वहां से पानी क्या और एक प्रेशर के साथ फ्लो करने लगता है, निकलने लगता है। तो सेम वही होगा, जब रेडियस कमेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दबता है, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू डैश। कि ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो टोटल 4 ब्लड ग्रुप है, एक है ए, सेकंड बी, ए बी और फिर ओ है, ठीक ना। तो इसमें बात कर रहा है किस ब्लड ग्रुप का, वो बात कर रहा है ब्लड ग्रुप ए बी का। ये ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है, ऑप्शन क्या दे रहा है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ठीक। अगर याद होगा तो मैंने बताया था क्या, गिव है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव दिया हुआ है, तो गिव दिया हुआ है तो क्या होगा, देखो इसको कहा जाता है क्या, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि ये जितना भी ब्लड ग्रुप है सबसे ब्लड को ले सकता है, लेकिन जब देने की बात आएगी कि किस ब्लड ग्रुप को देगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ देगा किसको, ए बी को, ये याद रखना। अगर इसे में क्वेश्चन आता है क्या चीज, जो ब्लड ग्रुप ओ है ये किसको ब्लड दे सकता है, तो ब्लड ये सिर्फ देगा किसको, ओ को देगा। लेकिन अगर लेने का बात आया, सॉरी, इसमें मैंने क्या बताया कि ए बी होता है रेसिपिएंट, यानी कि सर्वग्राही होता है, सबसे ले सकता है, यानी ये चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड को लेगा, लेकिन देगा किसको, ए बी को देगा। और ओ जो होता है ये होता है डोनर, यानी कि ये सबको दे सकता है, लेकिन जब लेने का बारी आएगा तो वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही ब्लड को ले सकता है। तो ये याद रखना आप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। चलो, क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम कैन बी सीन इन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज्ड टाइप। अगर किसी एनिमल में ब्लड वेसल्स पाया जाता है और उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखो मैंने अपने क्लास में तो जो ब्लड का टॉपिक चल रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था, उसमें बताया था, डिस्कस करा था ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में ना। जैसे ये मान लिए क्या, कोई इंसान है, ठीक ना, ऐसे बना दिया, इसके अंदर क्या है कि ब्लड वेसल्स पाया जा रहा है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, आर्टरी वेन कैपिलरी है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर ऐसा एनिमल है जिसमें ब्लड वेसल्स पाया जाता है और ब्लड उसी के अंदर फ्लो करता है, तो वो कहला जाएगा क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम या क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन कोई ऐसा एनिमल, मान लीजिए कोई एक एनिमल है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जा रहा है, ठीक ना, तो नॉर्मली क्या होगा कि इसका जो बॉडी रहेगा इसी में ब्लड फ्लो होगा। ब्लड वेसल्स एब्सेंट है तो क्या होगा कि जो भी ब्लड रहेगा इसके सिंपली बॉडी में फ्लो करेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे क्या चीज, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ब्लड क्या था, ब्लड वेसल से घिरा हुआ था, और इसमें ब्लड जो है वो किसी वेसल से घिरा हुआ नहीं है, ये डायरेक्टली ओपनली ब्लड कैविटी, बॉडी कैविटी में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये था ऑप्शन, इसका देखो क्या है, हिप्पोकैम्पस, फेरिटीमा, पायला एंड पेरी प्लैनेटा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका क्या, फेरिटीमा। फेरिटीमा जो है ये एनिलिडा का एक मेंबर है, एनिलिडा फाइलम जो है उसका एक ये एग्जांपल है। और यहीं से जो था सबसे पहले सिस्टम का पूरा जितना भी सिस्टम होता है, चाहे सर्कुलेटरी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा, मतलब कि अगर पूरा कहा जाए कि कंप्लीट सिस्टम का डेवलपमेंट किस फाइलम से हुआ था, तो वो हुआ था एनिलिडा से। और इसके पहले तक का जो फाइलम था एस्केलेमिंथस, उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसका खैर एग्जांपल हो गया एनिलिडा का, जिसका एग्जांपल एक यहाँ पे दिया हुआ है, फेरेटीमा। फेरेटीमा का नाम क्या है, अर्थ वॉर्म, केचुआ। चलो पायला हो गया, तो पायला ये सब जो रह गया, पायला को कहा जाता है घोंगा, ठीक ना। तो स्नेल इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसमें पाया जाता है क्या चीज, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी याद रख सकते हो आप। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, सबसे छोटा ब्लड वेसल्स कौन सा होता है, देखो ब्लड वेसल्स का 3 पार्ट है, ठीक ना। एक होता है क्या, आर्टरी, एक होता है वेन, और एक होता है कैपिलरी। सबसे छोटा पार्ट अगर कहा जाए तो वो हम बोलेंगे क्या चीज, कैपिलरी का होता है। सबसे थिनेस्ट, सबसे जिसका वॉल सबसे पतला होगा, वो भी कौन सा होगा, कैपिलरी का होगा। और कैपिलरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है, दोनों मिक्स रहेगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल वाला, ये हो जाएगा कैपिलरी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पल्स इज मेजर्ड ऑन,
जो पल्स मेजर किया जाता है, डॉक्टर का आप लोगों ने देखा होगा क्या कि वो इस तरह से फिंगर के जैसे ये थंब हो गया तो इसके जस्ट नीचे इस तरह से क्या करता है कि फिंगर को प्लेस करेगा ऐसे और यहाँ से मेजर करता है पल्स कितना है। और पल्स जो होता है वो हार्ट बीट के बिल्कुल इक्वल होता है। जितना बार दिल धड़कता है, जितना बार हार्ट बीट होगा, उतना ही बार पल्स वो जनरेट करता है, पल्स होता है। तो हार्ट बीट को जानने के लिए डॉक्टर क्या करता है, पल्स को चेक करता है। पल्स जो है हमेशा आर्टरी पे ही चेक किया जाता है। और ये इसमें पहले देखते हैं क्या ऑप्शन आपका क्या क्या था। ऑप्शन आपका था इसमें क्या, आर्टरी, वेन, वेना केवा और कैपिलरी। तो याद रखना क्या कि जो पल्स रहेगा वो हमेशा आर्टरी पे मेजर किया जाता है। ठीक है, बॉडी के किसी भी आर्टरी पे इसको मेजर किया जाता है। लेकिन हाँ कि कुछ ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उसको आसानी से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉरी, इसका शायद क्वेश्चन जो था वो हम ऑप्शन जो था थोड़ा सा उल्टा बोल दिए। पल्स का जो ऑप्शन दिया हुआ था वो था ओनली आर्टरी, ओनली वेन, बोथ आर्टरी एंड वेन। और एक आपका थर्ड था ओनली लार्ज आर्टरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या चाहिए, ओनली आर्टरी। हम लार्ज या स्मॉल आर्टरी की बात नहीं कर रहे हैं, जितना भी आर्टरी होगा वहां पे ब्लड उस पल्स को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एनिमल्स फ्रॉम दैट एनिमल फ्रॉम क्लास हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन आपका क्या है, देखो एक ऐसा एनिमल का ग्रुप बताना है हमको जिसमें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर पाया जाता है, जिसमें जो कि वार्म ब्लडेड होता है। अभी जस्ट पढ़े थे क्या कि अगर किसी एनिमल का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो वार्म ब्लडेड कहलाता है। और ऐसे एनिमल्स का ग्रुप मैंने बताया था क्या, मैमेलिया और एविस। मैमेलिया में ह्यूमन का एक एग्जांपल बताया था, एविस में जितना भी बर्ड आता है वो बताया था। तो इसमें कुछ ऐसा देखने का नहीं था, पहले डिस्कस हो गया था। और बाकी जो था रेप्टिलिया हो गया, एम्फीबिया हो गया, चाहे फिशिस जिसमें मछलियां आती है, तो ये सब कैसा था, ये था कोल्ड ब्लडेड। ठीक ना, ठंडा खून वाला जानवर जिसका बॉडी टेम्परेचर वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। अ क्लोट ऑफ ब्लड कंटेन्स, देखो अब ब्लड क्लोटिंग का बात आ रहा है तो बता देते हैं क्या कि अगर कहा जाए प्रोटीन कौन सा मदद करता है ब्लड क्लोटिंग में, तो हम बोलेंगे फाइब्रिनोजेन मदद करता है। लेकिन जब क्लोट तैयार हो जाएगा, जो ब्लड है वो थक्का बन के तैयार हो जाएगा, तो उस जगह पे हमको फाइब्रिनोजेन फिर नहीं मिलेगा। नॉर्मली कौन मदद कौन करता है अगर पूछा जाए ब्लड प्रोटीन, तो हम बोलेंगे क्या, फाइब्रिनोजिन। ठीक ना, ये फाइब्रिनोजिन क्या होता है, एक इनएक्टिव फॉर्म है, ये याद रखना। इनएक्टिव फॉर्म होता है और ये सॉल्युबल प्लाज्मा में घुला हुआ रहेगा, सॉल्युबल फॉर्म होता है। लेकिन जब ब्लड क्लोट किया जाता है, ब्लड को थक्का बनाया जाता है, तो ये फाइब्रिनोजेन बदल जाता है किसमें, फाइब्रिन में बदल जाता है, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो यहां पर याद रखना कि जो ब्लड क्लोट होगा उसमें हमको फाइब्रिन दिखने के लिए मिलेगा, ना कि फाइब्रिनोजेन देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन आपका क्या था, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली यू नो कि होगा फाइब्रिन। ठीक ना, देखो प्रोथ्रोम्बिन हो गया चाहे थ्रोम्बिन हो गया, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन का ही एक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग में असिस्ट करता है, मदद करता है। लेकिन जो मेजर रोल रहेगा, सबसे बड़ा रोल होगा वो होगा किसका, फाइब्रिनोजेन का, जो कि बाद में बदल जाता है किसमें, फाइब्रिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटी कोगुलेंट यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग ब्लड इन ब्लड बैंक। देखो ब्लड बैंक क्या होता है, जहां पे ब्लड को, जैसे ब्लड कोई डोनेट करता है या ब्लड अगर किसी का लेके रखा जाता है ताकि उसका फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाए जब भी उसकी जरूरत हो। ठीक ना, जब किसी पर्सन के, किसी पेशेंट को अगर ब्लड का जरूरत है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है। हर ब्लड ग्रुप का वहां पे ब्लड आपको मिल जाता है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप, ऐसे स्टोरेज के लिए एक एंटी कोगुलेंट चाहिए होता है जो कि ब्लड को जमने से रोकेगा। देखो हमारे बॉडी में जो एंटी कोगुलेंट पाया जाता है, जो लीवर सिक्रेट करता है, लीवर बनाता है, वो है हिपेरिन। ठीक, और जो एक आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट का ब्लड बैंक में इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा है, ऑप्शन बता देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ऑक्सलेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका है सोडियम ऑक्सलेट। और एक और होता है सोडियम साइट्रेट। तो ये दो याद रखना। प्रोथ्रोम्बिन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखो प्रोथ्रोम्बिन का भी जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे इसमें कि प्रोथ्रोम्बिन जो है ये भी मदद करता है ब्लड क्लोटिंग में, मेजर रोल तो इसका था, लेकिन वो भी मदद करता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन हो गया चाहे फाइब्रिनोजेन हो गया, सिक्रीट कौन करता है, बनाता कौन है, तो वो बनाता है कौन, वो बनाता है लीवर। ये पॉइंट याद रखना। तो ऑप्शन आपका क्या क्या था, स्टमक, स्प्लीन, लीवर और पैंक्रियास। तो लीवर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो पैंक्रियास से रिलेटेड एक पॉइंट बता देते हैं क्या, पैंक्रियास जो रहेगा ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और एक हार्मोन का ये सेक्रेशन करता है जिसको कहा जाता है इंसुलिन। और इंसुलिन का कमी अगर होता है तो उससे होता है डायबिटीज नाम का एक डिजीज। तो एक पॉइंट याद रखना, ये काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
ब्लड ग्रुप एंटीजन आर प्रेजेंट ऑफ। देखो एंटीजन क्या होता है, एक टर्म सुनोगे क्या, एंटीजन होता है और एक होता है क्या चीज, एंटीबॉडीज। देखो हमारे जैसे कोई बाहर से अगर माइक्रोब्स बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो एक खास तरह का प्रोटीन बनाता है जिसको हम कह देते हैं क्या चीज, एंटीजन। और अगर उसके उससे लड़ने के लिए, उस एंटीजन से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में जनरेट होता है क्या चीज, बनता है एंटीबॉडीज। तो पूछ रहा है क्या कि जो एंटीजन रहता है वो कहाँ पाया जाता है, किस चीज पे पाया जाता है। ऑप्शन क्या है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आरबीसी। आरबीसी का जो सरफेस होगा उसी पे पाया जाता है क्या, एंटीजन। ठीक, और जो एंटीबॉडीज रहता है वो प्लाज्मा में हमको देखने के लिए मिल जाएगा। हिमैटोक्रिट इज द रेशियो ऑफ, हिमैटोक्रिट जो है ये किसके किसके बीच का रेशियो होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, आरबीसी, आरबीसी टू प्लाज्मा, प्लाज्मा टू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी टू प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स टू आरबीसी। यानी कि किसके दो बीच का ये रेशियो दिखाता है, आरबीसी के बीच का और प्लाज्मा के बीच का रेशियो दिखाता है कि दोनों का अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना प्लाज्मा में कितना आरबीसी का नंबर होना चाहिए, ऐसा। या दिखाएगा प्लाज्मा आरबीसी का दोनों के बीच का रेशियो, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का, सॉरी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा का, या प्लेटलेट्स आरबीसी का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट ए होगा, यानी कि आरबीसी टू प्लाज्मा। कि आरबीसी का नंबर कितना, आरबीसी का नंबर और प्लाज्मा का वॉल्यूम जो रहता है वो कैसा रहता है, उसका रेशियो क्या होता है। तो इस चीज को कहा जाता है हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन आज का वो है क्या, विच डब्ल्यूबीसी आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। कौन सा ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो एलर्जिक रिएक्शन में मदद करता है, मतलब कि जिसका मेन रोल होता है कब, एलर्जिक रिएक्शन में हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताया क्या चाहिए, पॉलन ग्रेन आपने सुना होगा, फ्लावर में मिलता है देखने के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये बनता है। तो कभी कभी उस चीज से भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, कभी सॉइल के कांटेक्ट में आने से भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। कभी क्या होगा कि अगर कुछ मेडिसिन ऐसा खा ले जो कि हमारे बॉडी को सूट नहीं करता है, तो उस केस में भी एलर्जिक रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है। तो जब भी एलर्जी का बात होगा, जब भी एलर्जी होगा हमारे बॉडी में, तो वहां पे सबसे ज्यादा काम करने वाला जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन होगा, तो वो होगा इस्नोफिल्स। इसके अलावा देखो बेसोफिल भी होता है जो एलर्जिक रिएक्शन में मदद करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्सन विद ब्लड ग्रुप डैश एंड डैश आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देखो कहा क्या रहा है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह सकते हैं। तो ऐसे जनरली आपने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ का भी दो फॉर्म होता है, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव होता है। तो ओ जो नेगेटिव होगा ये होगा यूनिवर्सल डोनर, और जो रेसिपिएंट होता है, ठीक ना, ए बी, ए बी में भी होता है ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। तो इसका जो पॉजिटिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैक ऑफ इंसुलिन काउजेज। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था क्या कि पैंक्रियास एक ग्लैंड है जो कि सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिसको कहा जाता है इंसुलिन। और ये अगर इस इंसुलिन का कमी हो जाता है तो एक डिजीज होता है जिसको कहा जाता है क्या। ऑप्शन आपका है एनीमिया, हीमोफीलिया, डायबिटीज है, डायबिटीज है, एक है ग्लूकोस्यूरिया। तो आपको पता है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंसुलिन होगा। देखो अनेमिया तो क्या हो गया, अनेमिया में फैक्ट याद रखना क्या कि आरबीसी का कमी हो, आरबीसी का कमी हो, हीमोग्लोबिन का कमी हो, विटामिन बी 12 का कमी हो, विटामिन ई का कमी हो, फॉलिक एसिड का कमी हो, ब्लड लॉस हो जाए। चाहे अगर किसी को अनेमिया हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया में भी क्या होता है, ब्लड लॉस होता है क्योंकि वहां पे ब्लड जमता नहीं है जल्दी। तो अगर इतना चीज किसी को है तो उसको अनेमिया देखा जा सकता है। ठीक, तो इतना पॉइंट आप याद रखना। तो अनेमिया यहाँ पे नहीं पूछा पूछा जा रहा है। हीमोफीलिया बता दिए, ब्लड क्लोटिंग में डिफॉल्ट होगा, ब्लड जल्दी नहीं जमता है। और ग्लूकोस्यूरिया क्या होता है कि जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल 180 से ज्यादा हो जाता है, 180 ग्राम पर मिलीमीटर पर क्यूबिक पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, इससे अगर ज्यादा हो जाता है तो वो ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो जाता है और इसी कंडीशन को कहा जाता है ग्लूकोस्यूरिया। तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डायबिटीज। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच हैज फोर चैम्बर्ड हार्ट। कौन सा ऐसा इसमें एनिमल दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फर्स्ट क्रोकोडाइल, लिजर्ड, एक टर्टल है और एक है स्नेक। तो चार चैम्बर्ड हार्ट जिसमें पाया जाता है। देखो जितना भी इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है पूरा का पूरा जो है एनिमल ये रेप्टिलिया फाइलम का है, रेप्टिलिया क्लास का, रेप्टिलिया क्लास से बिलोंग करता है। चार क्लास है, क्लास पीसीज होता है, एम्फीबिया होता है, रेप्टिलिया होता है, एविस होता है, मैमिलिया होता है। तो रेप्टिलिया का ये चारों ऑप्शन है। अब देखो रेप्टिलिया में जो मैंने बताया था क्लास में हार्ट के चैप्टर में
कि इसमें कितना होता है 3.5 चैम्बर, ठीक ना। 3.5 चैम्बर इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 ऑर्किल कंप्लीट रहेगा, और जो वेंट्रिकल रहता है ये आधा डिवाइडेड होता है, पार्शियली डिवाइडेड होता है, तो इसलिए इसको 3.5 कहा जाता है, या इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट कहा जाता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन था क्रोकोडाइल एलिगेटर, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, क्योंकि उसमें ये वाला जो सेप्टम रहता है, ये जो पार्ट रहता है, ये पूरा वेंट्रिकल को डिवाइड कर देता है, तो 2 ऑर्किल, 2 और 2 वेंट्रिकल इसमें मिल जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या होगा, क्रोकोडाइल्स, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है, और ये काफी रिपीट होते रहता है। तो ब्लड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने, तो उसको 1 से 2 बार एटलीस्ट जरूर रिवाइज कर लेना, सो दैट कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू।